वैसे तो नटरंग ने मेरा परिचय दे ही दिया है, आप लोग जानते होंगे। मेरे बारे में थोड़ा बहुत बताया गया होगा। मेरा नाम सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ है। मैं यहाँ लखनऊ में रहता हूँ और लखनऊ में ही पिछले लगभग 45 साल से थिएटर कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में, दूसरे देशों में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्ले डायरेक्ट किया, भारतीय नाट्य अकेडमी का मैं डायरेक्टर रहा और वहाँ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी प्लेस डायरेक्ट किए। तो एक लगातार, और एक जो मेरा अपना ग्रुप है नीपा रंग मंडली, जो मृदुला भारद्वाज चलाती हैं इस ग्रुप को। इस ग्रुप के साथ मैं लगातार लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इप्टा के साथ मैंने काम किया है, मेघदूत के साथ मैंने काम किया है, शुरुआत मेघदूत के साथ की। गांव में काम किया है, आदिवासियों के बीच में जाके काम किया है। तो एक अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने का मेरा जो अलग अलग अनुभव रहा है, जिन सारे अनुभवों ने मुझे बहुत समृद्ध किया है। और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आज, उसमें उन सारे अनुभवों से का कुछ ना कुछ अंश शामिल है। हाँ, आकाश नमस्कार, गौरी ठाकुर नमस्कार, महीक्षित नमस्कार। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग थोड़ा बातचीत की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा नटरंग जम्मू का और बलवंत ठाकुर जी का, कि इन लोगों ने इस तरह का एक ये प्लेटफॉर्म, वेबिनार जो शुरू किया है। और अभी तक मैंने जितना भी देखा है इसमें जो है, हाँ बलवंत जी नमस्कार, तो इसमें अभी तक जो है इसका स्तर बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें जिस तरह की चर्चाएं हुई हैं, जिस तरह की बातचीत लोगों ने रखी है और जिस तरह के लोग आए हैं, उससे ये जो देश में वैसे तो आजकल बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ही वेबिनार हैं जो कि अपने स्तर को मेंटेन रख पाए हैं। तो मेरी शुभकामना है कि बलवंत ठाकुर जी और नटरंग जम्मू का ये जो वेबिनार है, ये अपने स्तर को भविष्य में भी उसी प्रकार मेंटेन रख सके। और एक और ख़ास बात है कि ज़्यादातर इस तरह के फेसबुक के जो लोगों के से बातचीत होती है, इसमें केवल लोग अपने जीवन के अनुभव और अपने रंग यात्रा उस तक सीमित रखे रहते हैं। लेकिन इसमें जो योर विज़न ऑफ थिएटर, ये जो सब्जेक्ट रखा गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा और सब्जेक्ट है। इसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग तरह के थिएटर के बारे में, अलग तरह के अपने काम के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बातचीत कर सकता है। और जैसे इस सृष्टि के रहस्यों का कोई अंत नहीं है और इसके बारे में हज़ारों तरह के विज़न, हज़ारों तरह के मतांतर, हज़ारों तरह के फिलोसफर्स, कोई नास्तिक, कोई आस्तिक, कोई सगुण, कोई निर्गुण, कोई बौद्ध, कोई वैष्णव, अलग अलग धर्म से लोगों ने इस सृष्टि को और इंसान को समझने की कोशिश की है अलग अलग ढंग से। शायद उतना ही विस्तार, मेरे विचार से रंगमंच का भी उतना ही विस्तार है, जिसको बहुत सारे एंगल्स से, बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों ने देखा है और उस हिसाब से लोगों ने काम किया है। वाकई रंगमंच जो है, हम सब लगभग अंधों की तरह रंगमंच जो हाथी है उसको समझने की, उसको देखने की कोशिश करते हैं अपने अपने ढंग से। और इसलिए अलग अलग लोगों के, आप जितने लोगों को आप देखेंगे, सबका जो है वो अलग अलग तरह का रंगमंच होता है, उनका विज़न अलग अलग तरह का होता है। आप रतन थियाम, हबीब तनवीर, पाणिक्कर, अलकाजी और राज बिसारिया, जितने भी बड़े नाम हैं, बलवंत जी का अलग तरह का थिएटर है, मेरा अलग तरह का थिएटर है। तो हम सब लोग जो है, उनको सबका जो विज़न है
अपना स्पेसिफिक उनको देखने का विज़न है। तो ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अनिल टिकुल, नमस्कार। तो सबका अलग अलग तरह का विज़न है। मैं अपने विज़न के बारे में जो बातचीत शुरू कर रहा हूँ, तो मैं एक तो ये मानता हूँ कि किसी भी, वैसे तो लोगों के हज़ारों तरह के विज़न होते हैं, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति का विज़न भी स्टैटिक नहीं होता, कि उसका जो दृष्टिकोण है या देखने का जो उसकी जो दृष्टि है रंगमंच को देखने की, समझने की, वो दृष्टि स्टैटिक नहीं होती। वो हमेशा लगातार ग्रो करती, लगातार बदलती रहती है। तो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि हम अपने जितना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर होता है, जितना हम अपने थॉट का, जितना हम अपना मंथन करते हैं, उतना ही हमारी ग्रोथ होती चलती है, चीज़ों को समझने की शक्ति हमारी बढ़ती चलती है। और एक बाहरी दुनिया है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो उस बहुत सारे जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों के माध्यम से भी हमारे विज़न जो है वो बदलते रह सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने रंगमंच को मैंने कैसे शुरू किया और वहाँ से मेरा कैसे कैसे किन किन चीज़ों का योगदान रहा मेरे इस विज़न को बनने में, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जब छोटा था, बचपन में, रंगमंच नाम की कोई विधा होती है, रंगमंच कुछ होता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब तक मैंने सन 74 तक मैंने लगभग कोई नाटक नहीं देखा था, जिसको आधुनिक रंगमंच कहते हैं, जो कि यहाँ प्रेक्षागृहों में होता है। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ जन्माष्टमी की परंपरा, लखनऊ में एक जन्माष्टमी में झांकियाँ सजाने की परंपरा है, जिसमें लोग राधा कृष्ण और तरह तरह के जो उस तरह के आख्यान है उसके रूप में तैयार कर रहे हैं, टैब्लो। तो एक तरीके से जो मेरा पहला रंगमंच था, जिसको मैं रंगमंच अब कह सकता हूँ, हाँ सूरज नमस्कार, नरेश, हाँ नमस्कार नरेश। तो जो पहला रंगमंच था वो मेरी शुरुआत हो रही है जन्माष्टमी की झांकी से, यानी टैब्लो से। यानी कि एक टैब्लो, जिस टैब्लो के माध्यम से हाँ केदार नमस्कार, टैब्लो के माध्यम से ही करना, जहाँ जब संवाद नहीं है, जहाँ साउंड्स नहीं है, जहाँ सिर्फ खाली एक टैब्लो, एक झांकी है, और वो झांकी कुछ बोलती हो। तो यहाँ से मेरे थिएटर की शुरुआत हो रही है। तो इसलिए वो जो झांकी या वो टैब्लो या वो एक इमेज, जो एक इमेज बनती है एक्टर्स के कंपोजिशन से, सेट से, प्रॉप से, वो इमेज, वो मेरे लिए आज की तारीख में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रंगमंच में हमेशा एक इमेज होनी चाहिए, और सिर्फ एक्टर कुछ वो अपने आप में कुछ बोलनी चाहिए। अगर एक्टर चुप भी है तो भी वो इमेज दर्शकों से कुछ ना कुछ कह रही हो। तो ये अभी मेरे रंगमंच में शामिल है, क्योंकि मेरा रंग एक शुरुआत जो है वो झांकी टैब्लो से ही शुरुआत हुई थी। उसके बाद दूसरी स्टेज जब आई, जब हम भाई बहन या जो और लोग भी जो जन्माष्टमी में सज के झांकियाँ बनाते थे, कोई राधा बना, कोई कृष्ण बना, या दुशासन बना, द्रौपदी बनी, ये सब जो हम लोग बनते थे और खड़े होते थे, तो उसमें खड़े खड़े बड़ा बोरियत होती है। अगर हम लोग कुछ चले फिरे, कुछ बोले भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक हमारे यहाँ एक, मैं शायद 6th क्लास में रहा हूँगा, एक कविता चलती थी, शीश पगा ना झगा तन पर, नरोत्तम दास की कविता, कृष्ण सुदामा के बारे में। तो हम लोगों ने उस कविता को, ये नहीं जानते थे कि ये कविता का मंजन है, लेकिन उसमें हम लोगों ने बोला और उसको किया, और सुदामा वाला पूरा टैब्लो वो क्रिएट किया। उसमें कुछ डायलॉग और कुछ एक्शन भी, एक आध दो चार डायलॉग और बाकी सारा एक्शन उसमें इंक्लूड किया। तो जब वो इंक्लूड किया, तो उसके हिसाब से जब अब मूवमेंट कैसा होना चाहिए, पहले मेरे थिएटर में पहला मूवमेंट जो शुरू हुआ, वो मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि ये मेरा आविष्कार है कि झांकी में मूवमेंट भी दिया जाए। और ये तो उसको जो है, उस वक्त मुझे लगता था, मुझे पता ही नहीं था कि थिएटर क्या होता है।
खैर, बहरहाल तो ये टैब्लो ने और फिर मूविंग बनाने में ये जो मेरी शुरुआत हुई। हाँ सुरेश जी नमस्कार। तो उसकी जो शुरुआत हुई, तो मैं फिर भी उसके बाद लगा कि ये रंगमंच है तो इसको सोचने का सवाल ही था। उसके बाद हमारे घर में एक पॉकेट ट्रांजिस्टर आ गया। मेरे भाई नेपाल गए थे, वहां से मेरी सिस्टर थी, वहां से वो लेके आए थे। और हमारे घर में पहले रेडियो ट्रांजिस्टर भी नहीं था, फिल्म देखने का तो सवाल ही नहीं उठता था, थिएटर देखा नहीं था। तो उस पर मैंने हवा महल सुनना शुरू किया। और भी सुनते थे, और हवा महल हम लोगों को बहुत आकर्षित करता था। तो उस सुन सुन के हम लोग जो थे वो अपने घर के बरामदे में, अपने घर के आंगन में, या किसी दूसरे ने बुलाया तो उसके घर के आंगन में, हम जो भाई बहन और एक आध और हमारे जो दोस्त थे, हम लोग हवा महल की कहानियों को दिखाते थे। तो अब आप देखिए, दूसरा जो इनपुट मिल रहा है मुझे, वो मिल रहा है ऑडियो का इनपुट। यानी जहां दृश्य है ही नहीं, केवल श्रव्य है जो कानों के लिए, और उसको सुन सुन के उसे महत्व को समझ के मैंने नाटक शुरू किया। और दूसरा इनपुट जो उस में था कॉमेडी का। तो मेरा आज तक बहुत गहरा रुझान कॉमेडी की तरफ अभी भी मेरा बहुत गहरा रुझान है। बहुत सारे सीरियस नाटक और गंभीर विचारपरक नाटक भी करता हूँ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे मेरे स्वभाव के अनुसार उसमें कॉमेडी शामिल हो जाती है। कई लोग इसमें जुड़े हैं, अमन नमस्कार, मीनाक्षी, सुभाष जमवाल, सभी को नमस्कार। तो ये दूसरा इनपुट। तीसरा इनपुट मेरे जो मिला, वो मिला कुमाऊं परिषद की रामलीला वहां पर होती थी। मेरे मोहल्ले जहां मैं रहता था वहां कुमाऊं परिषद की रामलीला होती थी। तो वो जो रामलीला को मैंने देखा, उसका जो एक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन था, उसकी जो एक्टिंग थी, उसमें जो जिस तरीके से रस की निष्पत्ति होती थी, उन चीज़ों ने मेरे, और अभी भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं रियलिस्टिक नाटक भी करता हूं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस रामलीला का प्रभाव मेरे नाटक में, चाहे मैं म्यूजिकल कर रहा हूं, चाहे मैं संस्कृत थिएटर कर रहा हूं, क्लासिकल थिएटर, चाहे मैं वेस्टर्न प्ले कर रहा हूं, ब्रेख्त कर रहा हूं, तब भी उस रामलीला से जो प्रभाव जो एक सबकॉन्शियस में पड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। उसके बाद खैर अगली कड़ी के रूप में मेघदूत संस्था बनी, और मेघदूत संस्था में मैंने मेरे दोस्त मुझे लेके गए, सिद्धार्थ प्रकाश जी मुझे मेघदूत में लेके गए। और वहाँ मेघदूत में तब मुझे पहली बार ये मालूम हुआ कि मॉडर्न थिएटर क्या होता है। पहले तो मैं हंसा कि इतना बड़ा हो गया, अभी तक नाटक करता है। हम लोग तो बच्चे से तब करते थे, हम समझते थे कि ये बच्चों का खेल होता है। लेकिन जब वहाँ जुड़े, और उसके बाद शुरुआत ही मेरी जो है वो रंजीत कपूर, भानु भारती, देवेंद्र राज, अंकुर और रणबीर सिंह बिष्ट जो हमारे अध्यक्ष थे, जो यहाँ आर्ट्स बहुत बड़े इंटरनेशनल रेप्यूट के पेंटर थे, और हरिमोहन सैमसन, तो इस तरह के कृष्णारायण कक्कड़, तो इस तरह के लोगों से क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, यासीन ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज आई? यासीन इसको क्लियर करें कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो सब ठीक है, मुझे लगता है कि यहां से आवाज आनी चाहिए। क्या शुरू से ही आवाज नहीं आ रही थी? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? कोई कंफर्म करे। यासीन ने लिखा है कि साउंड इज नॉट कमिंग। अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक, बीच में यासीन ने लिखा था कि आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा सा चौंका था। खैर, तो मॉडर्न थिएटर से मेरा वास्ता पड़ा, और उस वक्त मैंने अभिनय करना शुरू किया, और वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम नया था। रंगमंच, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रंगमंच तो बहुत ऊंची चीज है, और हम लोग तो अभी बिल्कुल एकदम इसमें छोटे बच्चे हैं और कुछ नहीं आता। और एक इसके लिए कोई विजन भी हो सकता है, इस विजन के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब कोई विजन है। बस खाली करते हैं, एक अच्छा लगता है, अभिनय करना अच्छा लगता है, और दोस्त हैं उसमें,
तो उन दोस्त के साथ जो है करना अच्छा लगता है, और रंगमंच हम कर रहे होते हैं। तो वो करते करते फिर धीरे धीरे जब एहसास हुआ कि ये बहुत गंभीर विधा है, इसके बहुत अध्ययन की ज़रूरत है, और इसमें तो फिर मैंने रंगमंच के बारे में, नाटकों को, साहित्य को, और ज़्यादा साहित्य में पहले, चूंकि मेरे पिताजी ने हिंदी में एमए किया था उस जमाने, उनकी किताबें रखी थी, और सबसे पहली बार मैंने जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त और कुछ उपन्यास, कामायनी वगैरह, ये सब मैंने पिताजी की किताबों से पढ़ा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि होते हैं, मंचन के लिए होते हैं, ये मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। खैर बहरहाल जब मेघदूत में आया तो और प्रति रुचि जगी, और भी ज्यादा जो है तकनीक को समझना, उस पूरी एक्टिंग को गहराई से समझना। ठीक है बलवंत जी, शुक्रिया शुक्रिया बलवंत जी। तो उसको गहराई से समझना, ये फिर मेघदूत में मेरे साथ जब शुरुआत हुई, और ज्यादा स्टडी की जरूरत होने लगी, और मेरी खुशी थी कि उसी दौरान 1976 में लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना हुई, जिसमें के राज बिसारिया डायरेक्टर थे, और वो राज बिसारिया के जो फाउंडर डायरेक्टर थे, उस वक्त जो भारतीय नाट्य, उस समय भारतीय नाट्य केंद्र कहलाता था, वो जब शुरू हुआ, तो वहां पर मेरा प्रशिक्षण जो है, जब वहां पर मैंने क्या सीखा, मेरा हमेशा ये मानना है कि इंस्टीट्यूट जो है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको कुछ सिखाता नहीं है, सिर्फ आपके विजन को बड़ा कर देता है, आपको ये समझा देता है कि बेटा अभी बहुत कुछ सीखने को पड़ा हुआ है, अभी सीखो। आंखें खोल देता है इंस्टीट्यूट, और उसके बाद आप अपने जीवन में करते करते करते, देखते देखते अपने अनुभवों से सीखते चले जाते हैं। लेकिन आंखें खोलने का काम तो वो कहने के लिए उस समय वो पार्ट टाइम कोर्स था, लेकिन उसमें एक एक दिन में हम लोग 8-8, 10-10 घंटे, रात में 2-2 बजे तक काम करते थे। कोई सैटरडे संडे, होली दिवाली कुछ नहीं, जबकि हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से। खैर बहरहाल वो पूरे अनुभव उसका क्या इस वक्त बताना, लेकिन उसने भी मुझे इस तरफ प्रेरित किया। अभी बहुत कुछ समझना है, दृष्टिकोण बनना तो अलग बात है। हाँ, उस वक्त वहां से मैंने नाट्य निर्देशन शुरू किया, और वहां से एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं, जब मेरे तब मेरे विजन की एक अपने एक दृष्टिकोण बनने की रंगमंच के प्रति, उसकी शुरुआत वहां बीएनए में आने के बाद से एक शुरुआत होती है। वहां मैंने जो पहली प्रस्तुति जो थी, जो मेरे निर्देशक, एक छात्र के रूप में मैंने निर्देशित की, वो थी मुक्तिबोध की कविता अंधेरे। अब देखिए, ये अंधेरे में कविता है, ये अपने आप में कला के प्रति आपका विजन स्पष्ट करने पर मजबूर करने वाली कविता है। वाई आर्ट, वाई पोइट्री, वाई थिएटर, ये इसको स्पष्ट करने वाली कविता वो है, और उस कविता का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। पहली ही प्रस्तुति थी, और वो कविता मुझे बहुत आकर्षित करती थी। वो कविता, मैंने उसका मंचन किया। तो उस कविता में उसकी शुरुआती होती है, लगाता है चक्कर कोई एक, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार, किंतु वो नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई। और वो कौन है? उसके लिए वो है मेरी अभिव्यक्ति। कविता ही पटाहट की कविता है। तो वहां से मुझे एक जो ये चीज कि ये अभिव्यक्ति की छटपटाहट जिन लोगों के मन में होती है, उस अभिव्यक्ति की छटपटाहट को शांत करने का एक बहुत अच्छा माध्यम रंगमंच है। तो एक पहला विजन मेरा अंधेरे में के साथ साथ बनता है, जो है अभिव्यक्ति की छटपटाहट। यानी एक तरीके से जब हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो एक तरीके से वो अपने आप को ही पूर्ण करने की, कि मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो आज तक मेरे हैं, जो आज तक बिंब मेरे मन में उपजे हैं, और जो कुछ भी दुनिया जिस तरह उसको कुछ कहने का मन करता है, वो उस कविता ने विजन, इस विजन साफ किया। ये विजन मेरा आज तक
कंटिन्यू है कि रंगमंच एक मतलब क्यों रंगमंच कि आपके अंदर अगर अभिव्यक्त की छटपटाहट है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके अंदर कोई तड़प है, दुनिया को देख के कुछ आपके अंदर उद्वेलन होता है, तो आप रंगमंच कीजिए। ये मेरा सोचना है, और लोगों का अलग सोचना भी हो सकता है, उनका भी सबका अलग अलग सम्मान है मेरे मन में। लेकिन मेरा रंगमंच इससे बनना शुरू हुआ कि वो ये अभिव्यक्ति की छटपटाहट यानी एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम रंगमंच है, ये मुझे महसूस होना शुरू हुआ। खैर उसके बाद बीएनए का वो कोर्स ख़त्म हो गया और मेघदूत के साथ लौट के जब रंगमंच शुरू किया, उस वक्त मेरे रंगमंच में कैसा रंगमंच होगा इसको लेके काफ़ी भटकाव था, लेकिन फिर भी उस भटकाव के बीच में से भी रास्ते साफ होते चल रहे थे। मैंने पहला नाटक जब एडिपस किया, अच्छा एक बीएनए के दौरान मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी रही, और उसी समय हम लोगों ने एक यहाँ पर एक वर्कशॉप की थी, 1978 में एक वर्कशॉप की थी, जिसमें रॉबिन दास, अमृत नागर, बंसी कौल, रणबीर सिंह बिस्ट, अनुपम खेर, इस तरह से न जाने कितने बड़े बड़े लोगों ने वो क्लासेस किए थे। मैं उस वर्कशॉप का संयोजक था उस समय, तो उसमें की थी। उसमें भी बहुत सारे क्लासेस रॉबिन दास ने जो डिज़ाइनिंग के क्लासेस ली थी उससे। तो एक चीज़ मेरे मन में बहुत पुख्ता होती जा रही थी कि आपिया और क्रेग, इनका एडोल्फ आपिया और गॉर्डन क्रेग का मेरे ऊपर थोड़ा असर होना शुरू हो गया था। और एक मेरे लगातार एक चिंतित करती थी, वो ये थी कि थिएटर में टाइम डायमेंशन में केवल एक चीज मूव करती है, वो है एक्टर। हर क्षण एक्टर अपने अभिनय से कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहा होता है, यानी एक्टर टाइम डायमेंशन में मूव कर रहा होता है। बाकी और चीजें टाइम डायमेंशन में मूव नहीं करती हैं। और वो एक सेट आती है, यानी कि जैसे कि अगर सेट लगा हुआ है तो वो सेट वो खंबा खंबा ही रहेगा पूरे नाटक की प्रस्तुति के दौरान, वो सिंहासन दीवार ही रहेगी। और वो अगर बगीचा आपने बनाया तो वो बगीचा रहेगा, वो मूव नहीं करता। और उसे मूव करने वाली चीज टाइम डायमेंशन में मूव करने की मैं बात कर रहा हूं, कि मतलब उसका जो चरित्र है वो चरित्र वही रहेगा जो शुरू से लेके शुरू में था, वही चरित्र उसका अंत तक रहेगा। तो हाँ सुमन जी नमस्कार, थैंक यू। तो ये जो सीखी, तो मुझे लगा कि अपने रंगमंच में भी, मेरे रंगमंच में भी अभिनेता सबसे महत्वपूर्ण चाहिए, क्योंकि वही एक लगातार, हालांकि लाइट भी मूविंग है, लाइट भी चेंज होती रहती है लगातार, तो इसलिए अभिनेता के बाद मैं प्रकाश को भी बहुत महत्व देता हूं, कि प्रकाश भी जो है वो चूंकि समय, अब आप कॉस्ट्यूम बदलेंगे, कितनी बार कॉस्ट्यूम बदलेंगे, सेट चेंज करेंगे, कितनी बार चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ तो हर क्षण बदलाव हो रहा है, एक्टर के माध्यम से हर क्षण बदलाव हो रहा है। तो वो टाइम डायमेंशन में वो मैंने सीखा। तो और दूसरा ये कि लेवल्स में सेट लगाना, सेट मतलब एक तरह से फॉर्मलिस्टिक सेट लेवल्स लगाना। तो मैंने एडिपस नाटक किया, पहला नाटक बीएनए से पास करने के बाद बड़ा नाटक एडिपस था, उसको मैंने लेवल्स का इस्तेमाल किया। और ड्राइंग रूम सेट के नाटक मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद थे। मुझे आज भी की तारीख में भी मुझे ड्राइंग रूम सेट वाले नाटक, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने आधे अधूरे किया तो भी मैंने ड्राइंग रूम का वैसा सेट नहीं लगाया जैसे आमतौर पे मैंने उसको कुछ और ढंग से किया। अब उसको और भी जो नाटक थे मैंने उसको थोड़ा सा जो रियलिस्टिक प्ले करने के बाद भी जो, और जिसमें कि ड्राइंग रूम डिस्क्राइब्ड भी है, तो मैं ड्राइंग रूम के अंदर मुझे लगता है कि मैं बहुत बंधन मेरे लिए पैदा हो जाते हैं, और उन बंधनों से कि मैं मेरी जो रचनाशीलता है वो थोड़ी सीमित हो जाती है। तो इसलिए मैं उनको स्क्रिप्ट भी में भी अगर ड्राइंग रूम होता है, जब तक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट ना हो तब तक मैं ड्राइंग रूम वाले प्लेस चुनता ही नहीं। तो वो लेवल्स का इस्तेमाल उस वक्त जो है मैंने अपने नाटकों में शुरू किया, और वो लगातार कंटिन्यू करता रहा। और मैंने अलग अलग तरह के नाटक किए, एक तरफ एडिपस किया, एक तरफ भुवनेश्वर का आज़ादी की नींद किया, और उस सदगति किया, विनोद कुमार शुक्ल की कविता जो उनका उपन्यास है नौकर की कमीज, वो नौकर की कमीज का मंचन किया, दुलाई सब अलग अलग फॉर्म में एक तरीके से मेरे को समझने की प्रक्रिया हो रही थी, जो कि एक दिशा में बढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका आया जिसने कि मेरे इस विजन को और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल किया, विजन को मेरे साफ करने में।
वो मौका था 1985 में। बलवंत ठाकुर जी आपको अच्छी तरीके से याद होगा, 1985 में ही संगीत नाटक एकेडमी की वो जो स्कीम थी, असिस्टेंस टू यंग डायरेक्टर्स, उसमें पहली बार बलवंत जी को भी इसी स्कीम में पहली बार इनवाइट किया गया था। चंडीगढ़ में हम लोगों ने अपना नाटक किया था और वहाँ रामलीला में गया, और उस रामलीला नाटक फिर बाद में वहाँ से नेशनल फेस्टिवल के लिए भी सेलेक्ट होके गया और दिल्ली में उसके शो हुए। वो एक अलग है। लेकिन ये था कि खास बात जो हुई मेरे विजन के को लेके जो हम बात कर रहे हैं, वो बात ये हुई कि मैंने लोक नाटक, फोक फॉर्म्स के ऊपर मेरा कोई बहुत पकड़ नहीं थी, बहुत अध्ययन नहीं था, और मेरी कोई बहुत रुचि भी नहीं थी 85 तक। लेकिन जो स्कीम निकली 1985 में, असिस्टेंस टू यंग डायरेक्टर्स, उसमें एक ये मांग थी एक तरीके से कि लोक शैलियों के ऊपर नाटक करना है। अब आप देखिए, कुछ चीजें से होती हैं, कुछ चीजें लालच के कारण भी होती हैं, लेकिन वो आज के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। तो हम लोगों ने एक तरीके से सोचा कि नहीं, चूंकि पैसा इसमें मिलना है और हमारा एक नया नाटक तैयार हो जाएगा, चलो फोक फॉर्म में करते हैं। कौन सा नाटक करते हैं? रामलीला का फॉर्म, एक प्रोजेक्ट भर देते हैं कि ऐसे ऐसे रामलीला। और हम लोगों ने स्क्रिप्ट भी इस तरह का जो है आपस में मिलकर कंसीव करी, राकेश ने लिखा उसको। तो इस तरह की इसके मतलब कुछ लोग रामलीला करने वालों की कहानी हम बना देते हैं, जिसमें रामलीला अपने आप और मेरा जो रामलीला का कुमाऊं परिषद की जो रामलीला में था, वो सारा का सारा प्रभाव इस नाटक के मंचन में कैसे इंक्लूड हो जाएगा, ये सोच के मैंने प्रोजेक्ट भरा, वो अप्रूव हुआ और हमने रामलीला का मंचन किया। वो नेशनल उस तक पहुंचा और बाद में उसके पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे शोज हुए। और ये कहा कि नाटक क्या, आप समझते हैं कि उन लोगों के लिए जो कमानी में आएंगे, जिनको असल में ये नाटक देना चाहिए, से रिलीजियस एक्टिविटी को, अगर आप मतलब कल्चरल एक्टिविटी को आप रिलीजियस एक्टिविटी में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली फिर वो कम्युनल एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाती है, और उसमें निहित स्वार्थ के लोग घुस जाते हैं और वो फिर वो डिस्ट्रॉय होती है। उसमें इस तक लीला वो प्ले था। सफदर हाशमी ने उसके फिर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे शोज बनाए, 5,000 7,000 की ऑडियंस होती थी, और वो एस्थेटिक्स है उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसा हम लोग कम से कम ही सेट तकता था, लेकिन फिर भी जैसा स्टेज चाहिए, प्रोसीनियम स्टेज चाहिए, हमको इतनी लाइट चाहिए, सब प्रोवाइड करें, वो सब प्रोवाइड किया। और इस तरीके से वो मेरा रामलीला के एलिमेंट्स को और गहराई से समझना, और एक तरीके से बल्कि कहना चाहिए कि मेरा ये कि फोक जो है वो कुछ खास तरह की धुनें फोक हैं या कुछ खास तरह की, वहां भी मुझे सिंप्लिसिटी, जो सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म है फोक, और किन चीजों के ऊपर एम्फेसिस है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हो, या और भी जो फॉर्म्स है, उनकी जो सिंप्लिसिटी है और पावर ऑफ कम्युनिकेशन है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो मुझे लगा कि मेरे लिए भी वो चीजें मेरे विजन में ये प्रायोरिटी में आती चली गई। अब नौटंकी में अगर एक प्लास्टिक से बुनी हुई कुर्सी को भी रख देते हैं और एक्टर अकबर बन के बैठ जाता है, तो ऑडियंस मान लेती है हाँ भाई ये राजा का सिंहासन है। उसको इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती कि ये आज के जमाने की प्लास्टिक की बुनी हुई टीन की या लोहे की कुर्सी है। वो तो हमारी ऑडियंस इतनी कल्पनाशील होती है। तो ये जो फोक थिएटर में ऑडियंस की जो कल्पनाशीलता होती है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि नहीं, थिएटर की ऑडियंस पैसिव नहीं है। जैसे फिल्म की ऑडियंस मैं मानता हूं कि वो पैसिव है। पैसिव ऑडियंस का मतलब ये हुआ कि जो दिखाया जाता है वो केवल उतना देख रही होती है। लेकिन थिएटर की ऑडियंस जो है वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव ऑडियंस है। जितना दिखाया जाता है उससे अलग और उससे बहुत आगे बढ़ के वो अपनी कल्पनाशीलता से देख रही होती है। तो ये मेरा मानना है, और इस चीज ने भी मेरे विजन को थिएटर के प्रति और साफ किया। उसके बाद बीच में एक और इसी बीच में जो मैं भी जिसका जिक्र पहले करना चाहिए था कि मैं ऐसे करता था और वहां मैं ट्रेड यूनियन में बहुत एक्टिव था, और
उस एक्टिविटी के बाद मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी जो मैं छोड़ चुका हूं। वो कुछ और वजह है, लेकिन विचारों से अभी मैं अपने आप को मार्क्सवाद के ही नजदीक पाता हूं। तो उस वक्त ट्रेड यूनियन के होने से और मार्क्सवाद को पढ़ने में रुझान होने से एक सोच भी मेरे मन में, एक सोच मेरा डेवलप हुआ। हाँ हाँ अविनाश, बरी द डेट का जिक्र, थैंक यू। शो तो इसके होते ही रहते हैं, होंगे शो और भी होंगे, जरूर करेंगे हम लोग। तो बहरहाल वैचारिक रूप से परिपक्वता और अध्ययन फिर वहीं से और फिलॉसफीज पढ़ना, उसी के बाद वहीं पे चाहे अगर कबीर को पढ़ना है या बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पढ़ना है या उपनिषदों के बारे में जानना है या इस्लाम के बारे में या और भी जो धर्म से अलग हटके उनके बारे में अलग अलग जो जानकारियां, वो उससे अपना वैचारिक समृद्धता और जो कि कंटेंट के में मेरे नाटकों में किसी न किसी रूप में परिचित होती है। इसके बाद एक बड़ा दूसरा जो जिस चीज ने दृष्टि बनाने में साफ करने में मदद करी, वो दूसरा बड़ा कदम था, वो भी इत्तेफाक, जैसे इत्तेफाक थी, वो भी इत्तेफाक था कि नॉर्वे में एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल होना था जिसके लिए एक प्रोजेक्ट भेजना था। मैंने नाट्यशास्त्र थोड़ा बहुत जितना बीएनए में पढ़ाया गया था और जितना अब तो फिर भी किताबें उपलब्ध हैं, उस वक्त तो बहुत किताबें भी उपलब्ध नहीं थी, जितना छुटपुट पढ़ा था उतना नाट्यशास्त्र पढ़ा था, लेकिन उन पढ़ने के बावजूद ये नहीं पता थी कि मैं संस्कृत नाटकों को करूं और उस शैली को करूं। लेकिन जब नॉर्वे में इंटरनेशनल प्ले कर लेके जाना था, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, हमारी जो एक विशेषता है हमारे यहाँ की, और वो हमारा जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर है, तो हम पुराना संस्कृत नाटक को हम हिंदी में ही करेंगे, लेकिन हम अपने पुराने संस्कृत नाटक को लेकर विदेश जाएंगे और उसका फॉर्म। और देखिए इत्तेफाक, देखिए हमारी संस्था की सेक्रेटरी हमारे साथ बहुत लंबे समय से काम करने वाली मृदुला भारद्वाज जो थी, वो भरतनाट्यम की डांसर। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर तय किया कि इस प्ले को करते हैं और इसमें जो मूवमेंट वगैरह और है वो पार्ट भरतनाट्यम के आधार पर तैयार कर लिया। तो इस तरह से शुरुआत की। अब जब शुरुआत हो गई तो ये तो मेरे अंदर एक जो दूसरी एक जो जिसको कहते हैं ये कीड़ा काट जाता है कि अब जब नाट्यशास्त्र का कीड़ा काट गया तो फिर नाट्यशास्त्र के ऊपर अध्ययन, संस्कृत नाटकों का अध्ययन और उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो कुछ भी मिल सका संस्कृत नाटकों के बारे में और आज तक जो भी मिलता है उसको मैं पढ़ने, देखने, समझने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने वो भगवत युकिम किया, नॉर्वे में उसका शो हुआ, बहुत प्रशंसित हुआ। नॉर्वे में जो एक ज्यूरी थी, वो फेस्टिवल था, कंपटीशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी ज्यूरी ने डिक्लेयर किया इंडियाज प्ले वाज एट द टॉप ऑफ दिस फेस्टिवल। और उसके बाद पूरे हाल्डन शहर में एक पूरे 25 देशों से आए हुए रंगकर्मियों का अपने अपने देश की विशिष्ट वेशभूषा में जुलूस निकला, जिसको हमने भारत का झंडा लेके हम सारे लोगों ने, हमारी टीम ने लीड किया नॉर्वे में। हमारे लिए उस प्ले का वहाँ होना, और फिर उसके नाटक के बहुत सारे शोज हुए फिनलैंड में और पाकिस्तान में और जगह भी। और इस नाटक को देखिए, एक और नई चीज इस नाटक के माध्यम से मिल रही है कि नाट्यशास्त्र के प्रति मेरा रुझान बढ़ता चला गया और नाट्यशास्त्र को समझना, और उसने भी मेरे थिएटर को एक नजरिया दिया। रसानुभूति का बहुत बड़ा सिद्धांत जो था वो नाट्यशास्त्र से मुझे मिला, जिसका प्रभाव मेरे ऊपर गहरा है, और अभी भी मैं रसानुभूति को नाटक के उद्देश्यों की एक बहुत बड़े उद्देश्य में रसानुभूति को मैं मानता हूं। अब इसी में एक बार हुआ कि जब इसका शो फिनलैंड में हम लोगों ने किया, तो फिनलैंड में शो करने के बाद वहां के एक्टर्स ने कहा कि आप हमारी संस्था के लिए इसको फिनिश लैंग्वेज में तैयार करिए। और हम लोगों ने वहां जाकर, मैं और मृदुला जी वहां गए और हमने इसको फिनिश लैंग्वेज में उस नाटक को तैयार किया, और उसके काफी शोज में फिर एक और प्रयोग किया। वो जो प्रयोग ये था कि आधे एक्टर्स फिनलैंड से और आधे एक्टर्स हमारे ग्रुप के इंडिया से। जैसे गुरु अगर फिनलैंड का है तो शिष्य यहाँ का, इस तरीके से एक्टर्स को मिला के हमने एक प्रोडक्शन किया। और फिनलैंड के एक्टर्स फिनिश भाषा में बोलते और जवाब जो एक्टर हिंदी बोलता था। इसको लेकर बहुत सारे अखबारों ने
फिनलैंड में भी और यहाँ हिंदुस्तान की, कि रंगमंच की अपनी एक भाषा होती है, ये सिद्धांत साकार हुआ। अब इस नाटक ने मुझे इस तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया कि रंगमंच की भाषा की और स्पष्ट तलाश करो। रंगमंच की भाषा, वो जो शब्दों की भाषा से इतर भाषा है, वो क्या होती है, उस भाषा की तरफ अपना बढ़ना शुरू करो। तो वो मैंने उस तरफ बढ़ना शुरू किया और आज तक उस दिशा में बढ़ रहा हूँ। रंगमंच की भाषा, जो रंगमंच की भाषा होती है, जो कि मुझे लगता है कि मूवमेंट से, साउंड पैटर्न से और कंपोजिशन से, अभिनय से, आंगिक अभिनय, खास तौर से आंगिक अभिनय से, वाचिक अभिनय भी, क्योंकि उसी से साउंड पैटर्न्स और म्यूजिक भी, मेरा मानना है कि संवाद भी एक तरह का संगीत ही होते हैं। तो उससे जो भाषा बनती है, कॉस्ट्यूम्स से और लाइट से, इन सब से मिला के एक कंप्लीट भाषा बनती है, इमोशंस की भाषा, जो रसानुभूति में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उस भाषा को की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान गया भगवत जोखिम के बाद, और मैंने इसके साथ काम करना शुरू कर दिया। और अब मुझे लगता है कि इस रंग भाषा की तरफ मेरी पकड़ अब पहले से काफी बेहतर है। हालांकि सीमाएं तो अभी असीमित काम करने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, संजय उपाध्याय जी नमस्कार। तो मुझे लगता है कि ये काम जो है, जो रंगमंच की अपनी जो भाषा है, इस भाषा को लेके अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और लेकिन ये जो एक इत्तेफाक से घटना घटी थी कि प्रोजेक्ट, विदेश में प्रोजेक्ट लेके जाना था और संस्कृत नाटक शुरू किया, वहां से तो मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जो आज का विजन है, अब मैं उसके ऊपर आता हूं कि मेरा आज का जो नाटक का जो विजन है, उसमें उसको बनने में कैसे बचपन के टैबलो से लेके, फिर बचपन उस टैबलो में मूवमेंट से लेके, कुमाऊं परिषद की रामलीला से लेके, फिर मेरे मेघदूत में ज्वाइन करने से लेके, मेघदूत से बीएनए में सीखने से किया, और उसके बाद फिर रामलीला नाटक और भगवत जोखिम नाटक, इस दौरान कैसे मेरा विजन स्पष्ट होता जा रहा था, ये इस बात को लिए मैंने ये सारी बातें की हैं। अब मैं अपने विजन की, आज जो मेरा दृष्टि है रंगमंच के प्रति, उसको बारे में और थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो जरूरी हैं कहना। सबसे पहले जिसको कहना चाहिए कि मैं जब विजन के बारे में बात करता हूं, तो मैं एक एक्टर की तरीके से, और एक तरीके से जो स्टेनिस्लॉवस्की के कहीं 4Ws 5Ws या कहीं 6Ws भी रियलिस्टिक एक्टिंग के हैं, वाई, वेन, वेयर, वॉट, हाउ भी इसमें, और हुम, ये सब जो हैं, इसी नज़र से जब मैं थिएटर के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, अपने नज़रिए के बारे में, तो ये उसी तरह के सवाल मेरे दिमाग में पैदा होते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि जो एक बिजनेस में और इंडस्ट्री में भी जो है, वो सर्किल्स कहलाते हैं, कि एक इनर सर्किल है, वो है वाई, फिर उसके बाद एक आउटर सर्किल जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो होता है वॉट, और फिर तीसरा जो है, जो आउटर मोस्ट सर्किल है, वो है हाउ। तो इन सब चीजों के अध्ययन से कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है। ये मेरे बेटे नितिन ने मुझे एक बार स्पष्ट किया। तो मुझे लगता है कि विजन के बारे में भी जब अपने सोचें, तो इसी तरीके से सोचें कि ये वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। तो सबसे पहले वाई की अगर हम चर्चा करें, तो वाई थिएटर का, वैसे तो सबके अपने अपने बहुत सारे जवाब हैं, और उनमें से किसी भी जवाब को मैं गलत नहीं मानता। अगर कोई ये कहता है कि मैं रोजी रोटी के लिए थिएटर करता हूं, तो इसमें कोई बहुत गलत बात तो है नहीं। कोई कहता है मैं अगर प्रसिद्धि पाने के लिए थिएटर करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। कोई कहता है कि मैं स्वांतः सुखाय करता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्वांतः सुखाय रंगमंच करता है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे, मैं आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन, ठीक, सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो अपील जवाब किया, और जो मेरा भी आज की तारीख में जवाब है वाई थिएटर का, वो है नाट्यशास्त्र में रंग नाट्य की उत्पत्ति की कथा। नाट्यशास्त्र में जो रंगमंच की उत्पत्ति की जो कथा है, उसमें यह है कि जब ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि
लोगों में वैल्यूज खत्म हो रही हैं, मूल्यों का ह्रास हो रहा है, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सब लोगों के बीच में फैल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए कि जिस ज्ञान से लोगों के में फिर से वो मानवीय मूल्य स्थापित हो सके। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैंने तो वेदों में सारा ज्ञान दे दिया, अगर लोग उसके हिसाब से चलेंगे। हाँ, सतवत राव जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, सब सब मित्र लोग हैं यहाँ पर। हाँ, रमन शर्मा, नमस्कार। तो उसमें कहानी में फिर ये भी आता है कि उन्होंने कहा कि वेद में सारा ज्ञान दे दिया है। तो उसमें फिर ये हुआ कि ठीक है, दे दिया, लेकिन वेद सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है का एक तो अर्थ ये कहता है कि और शूद्रों को वेद पढ़ने की मनाही थी, तो उनको ज्ञान कैसे मिलेगा। लेकिन मैं इसको और बृहद सेंस में इसका अर्थ निकालता हूं कि वो सबके लिए बोध नहीं है। वो जो वेद का ज्ञान है वो हर आदमी को वेदों को पढ़ के समझ पाना, मतलब इतना एक जिसको कहना चाहिए कि वो क्लिष्ट है कि सब लोग उसको समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो सबके लिए नहीं आ सकेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं एक 5वें वेद की रचना करता हूं, और जो नाट्य शास्त्र होगा। अब आप देखिए उसमें रचना क्यों हो रही है, क्योंकि मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, या इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए रंगमंच की उत्पत्ति हुई, ये नाट्य शास्त्र कह रहा है। और मुझे भी आज की तारीख में मेरा अपना ये मानना है, जो मेरा अपना रंगमंच है, वो इस बात की कोशिश हुआ कि इंसान को बेहतर इंसान हम बना सकें, दुनिया को हम बेहतर दुनिया बना सकें, समाज को हम बेहतर समाज बना सकें। ये रंगमंच की बात है, और जो बात मुझे बहुत अच्छी करती है। अब दूसरी बात देखिए, इसी नाट्यशास्त्र में दूसरी एक बात जो कहिए कि सब क्लिष्ट ज्ञान वेद, तब ये कहा गया कि दृश्य और श्रव्य दोनों वो उत्पत्ति करी। तो नाट्य का देखिए यही अपने आप में आ रहा है कि नाट्य का खेल, जो सवाल पूछा गया इसके बारे में मैं अभी आऊंगा। तो मतलब एक तरीके से नाटक को एक सरल, मुझे कभी कभी बहुत ये लगता है, क्योंकि साहित्य और इन चीजों को भी मैं नाटक करता हूँ, साहित्य नाटकों की, पाठकों की, चाहे कविताएं हो, मुझे ऐसा हमने इन कलाओं को भी, साहित्य को भी हमने फिर से वेद बना दिया है। यानी कुछ खास विशिष्टों के लिए ही बोधगम्य हो, ज्यादा लोगों के लिए बोधगम्य। तो फिर अगर जो जिस वजह से नाट्य की उत्पत्ति हुई थी कि वेद तो थे ही, या विद्वान लोग अगर लिख रहे हैं तो वो तो लिखे हैं, अब जो कुछ खास लोगों के लिए लिखे हैं। नाटक जैसी विधाओं जहां संभावना है कि सकती है और लोगों के लिए बोधगम्य हो, तो ये कोशिश मेरे विचार से होनी चाहिए। तो ये नाटक का तो एक तो कारण जो हो गया है। अब दूसरा जो है, कैसा मैं थिएटर करना चाहता हूं। मैं अपने थिएटर को कहता हूं मिनिमलिस्टिक थिएटर। मिनिमलिस्टिक थिएटर यानी कम से कम चीजों का उसमें उपयोग। और ये मेरी दृष्टि बनी है, ये चाहे रामलीला से, फोक थिएटर देखने से, नाट्यशास्त्र से, इन सब चीजों से मिला के दृष्टि बनी है। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान मेरे अपने स्वभाव का भी है। मेरा स्वभाव, अक्सर मेरे मित्र लोग जो है वो इस बात के लिए टीका टिप्पणी करते हैं कि अगर किसी के घर गए और मान लीजिए राज बिसारिया के घर गए हम लोग, और हम बैठे, हम बात कर रहे हैं, मुझे एक एक शब्द मालूम है और एक एक चीज किन इमोशंस में, किन मूड्स में और किस कंटेंट में, किन थॉट्स में राज बिसारिया लेके गए थे, वहां मैं पूरी तरीके से पहुंचा और उसको मैंने पूरी तरह से समझा। लेकिन बाहर निकलने के बाद मुझे याद नहीं रहता कि उनका सोफा किस रंग का था, उनकी दीवारें किस रंग की थी, या राज बिसारिया ने उस दिन कौन से कपड़े पहन रखे थे। ये राज बिसारिया किसी भी विद्वान जब बिश्त साहब के यहाँ जाते थे, तो बिश्त साहब या किसी मित्र के यहाँ कहीं डेथ में भी जब जाते हैं, तो मुझे उसका दुख महसूस हो रहा होता है। मुझे ये दिखता ही नहीं है लौट के, अगर कोई पूछे कि उसने क्या कपड़े पहन रखे थे, मेरा उस पर ध्यान ही नहीं जाता।
तो चूंकि इन चीजों की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा दर्शक भी शायद उस मूल तत्व जो है, मूल तत्व को प्राप्त करना चाहता है। बाहरी तो कैसे ऐसा हम अपना नाटक कैसे ऐसा क्रिएट करें कि जिसमें उन बाहरी तत्वों की प्रधानता न हो। मुझे लगता है कि वो बाहरी तत्व ज्यादा हो जाने से उस मूल तत्व से दर्शक का ध्यान भटकाते हैं, उसमें कोई मदद नहीं करते बल्कि भटकाते हैं। तो इसलिए मैं मिनिमलिस्टिक थिएटर की तरफ लगातार बढ़ रहा हूं कि और कैसे चीजों को कम कर दिया जाए और कैसे कम किया जाए। तो अब एक और चीज मेरे दिमाग में एक आती है, जो बचपन से हम लोगों ने कहानी सुनी है कि जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक लाइन से उनको खड़ा किया और उनसे पूछा कि चिड़िया की आंख में निशाना लगा और उसको दिखाई दे रहा है। तो किसी ने बताया पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, किसी ने कहा कि उसमें से लगते फल दिखाई दे रहे हैं, किसी ने नीला आसमान दिखाई दे रहा है, कुछ ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, कुछ सब कहा। अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो अगर चिड़िया की आंख अर्जुन को दिखाई दे रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या मैं अपने रंगमंच में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता हूं कि मेरे दर्शक को सिर्फ वो दिखाई दे जो एक तरीके से जिसको हम कहना चाहते हैं कि जो रंगमंच में चिड़िया की आंख है। अब देखिए, चिड़िया की आंख जो है वो तो एक पेड़ पे थी, चिड़िया थी और स्टैटिक चीज थी। यहां चिड़िया की आंख लगातार बदल रही है कि इस समय ये चिड़िया की आंख है जिसको दर्शक का ध्यान उस चीज के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। हर क्षण मुझे लगता है कि मेरे रंगमंच में थॉट के हिसाब से एक फोकल पॉइंट होना चाहिए कि जो हर समय उसकी तरफ दर्शक का हमारा ध्यान जाए, और इमोशन के हिसाब से एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, और विजुअली भी एक फोकल पॉइंट जरूर होना चाहिए। अक्सर जब मैं नाटक देखता हूं, बहुत सारे अच्छे नाटकों में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि एक क्षण में एक बिंदु को ही, एक जगह को ही मैं देख पाता हूं। तो उसमें वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, ये मैं देख ही नहीं पाता। और मेरे दिमाग भरा मिलता है कि मंच पर एक कोई फोकल पॉइंट होना चाहिए, और उस फोकल पॉइंट के हिसाब से दर्शक, अच्छा अब इस क्षण यहां देखो, और यहां से ये थॉट, ये इमोशन निकलेगा, ये रस कल के लिए ये एक फोकल पॉइंट। तो मैं हमेशा, इसलिए मैं अपने नाटकों में एक फोकल पॉइंट जरूर लगाता हूं, विजुअली भी, इमोशनली भी और थॉट से भी। और वही मेरे लिए चिड़िया की आंख है, जो मैं चाहता हूं कि मेरा दर्शक देखे। हर क्षण वो चिड़िया की आंख है और हर क्षण वो बदलता रहेगा, हर क्षण दर्शक को नया मिलेगा, और वो उस वक्त वो चिड़िया की आंख होगा उस क्षण के लिए। लेकिन और दूसरी चीजें मैं इतना करूं कि जिससे कि वो आंख देखने के बजाय उसको कुछ और दिखता रहे, कुछ और दिखता रहे, और ना बनने पाए। तो मैं अपने रंगमंच में इस बात का लगातार। अब एक और डब्ल्यू है, वेयर, कहां। अब किस स्पेस में, यहां पर मैं ये समझता हूं, मैं अपने रंगमंच की एक बहुत बड़ी चीज जो आता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं इसको अभी तक तोड़ नहीं पाया हूं, मुझे कमी महसूस होती है, और जिसको मैं करने की कोशिश करना चाहता हूं, वो है स्पेस को। कुछ मैंने प्रयोग किए, जैसे मैंने सफदर हाशमी का जिक्र किया कि उसने बाहर निकल के नाटक किए, कुछ मैंने नुक्कड़ नाटक भी किए, लेकिन मेरे अधिकांश नाटक प्रोसीनियम केंद्रित हैं, और प्रोसीनियम में ही मैंने अधिकांश नाटकों का मंचन किया है। वो जो प्रोसीडियम में नहीं किए उनको मैं अपने एक्सेप्शंस में मानता हूं, किए हैं लेकिन वो एक्सेप्शंस में मानता हूं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा, मुझे इस बात की परेशानी है कि हमारे यहाँ भारतीय नाट्य अकेडमी से लेके और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो सारा प्रशिक्षण जो है वो प्रोसीडियम के इर्द गिर्द ही दिया जा रहा है। यानी मुझे लगता है कि स्पेस जो है वो नाट्य शैली को भी डिसाइड करता है।
हर नाटक नाटक की शैली को भी डिसाइड करता है। अगर हमको प्रोस्कीनियम में करना है तो नाटक की शैली, अभिनय की शैली दूसरी होगी। और जब हमको अगर मान लीजिए कि दालान में करना है, अपने कमरे में करना है, बाग में करना है, मैदान में करना है, तो अभिनय की शैली दूसरी होगी। लेकिन वो जो दूसरी अभिनय शैली, अब नौटंकी आप देखिए, क्यों है कि नौटंकी के वाद्य बांसुरी और सितार नहीं है। नौटंकी का वाद्य क्या है? नकारा। क्योंकि मालूम है ये खुले में होनी है और ये नकारे का वाद्य जो है वो कहां तक पहुंचेगा। तो उस स्पेस के हिसाब से उसकी सारी चीजें डिजाइन है। उसकी अभिनय शैली देखिए, जो नौटंकी बगैर माइक के कहां तक इमोशन, पूरे इमोशन के साथ, पूरे भाव कथ्य के साथ वो अपने अभिनय को वहां तक दूर तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए हर तरह के स्पेस के लिए अलग नाट्य शैली होती है। लेकिन हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में नाट्य शैली तो, आप ज्ञान तो और भी दिया, लेकिन नाट्य शैली जो विकसित हुई वहां वो ज्यादातर प्रोसीनियम के हिसाब से विकसित हुई। और आज हम जो ज्यादा इस बात को अक्सर रोना रोते हैं कि लोग जो है वो फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, अभिनेता रंगमंच नहीं करते। हमारी अभिनय शैली वो है जो फिल्मों के लिए ज्यादा सूटेबल है। वो अभिनय शैली जो रंगमंच के लिए, प्रोसीनियम से बाहर के रंगमंच के लिए जो यूजफुल हो सकती थी, वो अभिनय शैली हमने अभी पूरी तरीके से विकसित ही नहीं करी। और मैं इसको अपने रंगमंच की भी कमजोरी मानता हूं। लेकिन मेरी कोशिश है और हो सकता है कि मैं कभी कामयाब हो पाऊं उस अभिनय शैली को विकसित करने में जो प्रोसीनियम की मोहताज ना हो, जो किसी अन्य स्पेस की अभिनय शैली हो। तो ये जरूर मैं आगे अपने रंगमंच में इस बात की कोशिश करूंगा। अब वेयर हो गया, व्हेन, यानी कि किस समय में, यानी समय का मतलब, मेरा मतलब है कि आज का समय, आज का काल, आज के इंसान की, आज के समाज की समस्याएं, आज के समाज के सामने, मनुष्य के सामने जो सवाल खड़े हैं, वो सवाल तो मेरा कोई भी नाटक में करूं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो लोक नाटक हो, चाहे संस्कृत नाटक हो, मैं ये जरूर देखने की कोशिश करता हूं कि मैं उसको किस काल में कर रहा हूं। हो सकता है कि मृच्छकटिकम किसी और कारणों से उस काल में ज्यादा मशहूर हुआ हो। अगर मैं आज मृच्छकटिकम करूंगा तो मैं देखूंगा कि आज के समय के मनुष्य और समाज के लिए जो इस नाटक में जो कुछ, क्या कुछ है, और अगर कुछ नहीं है तो मैं उस नाटक को करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ है तो मैं उसी को फिर हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये समय के साथ मेरा जो नजरिया है नाटक को लेके। अब हु एंड हुम, हु कौन है? अभिनेता। इसमें अभिनेता का प्रशिक्षण, मुझे लगता है अभिनेता का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि और विधाओं में भले ही जैसे साहित्य में इसमें बहुत प्रशिक्षण की शायद जरूरत ना हो, अपने आप भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ रंगमंच में एक विशेष तरह की चुनौती है कि अभिनेता खुद ही इंस्ट्रूमेंट है और खुद ही आर्टिस्ट है। तो इस दो स्तर पे लगातार काम करने की जरूरत होती है कि एक अपने इंस्ट्रूमेंट को तैयार करना, जिसको इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने को मैं क्राफ्ट की श्रेणी में लाता हूं कि इसको क्राफ्ट मौजूद होना चाहिए। यानी कि अब एक अपना जो इंस्ट्रूमेंट को तैयार करना है, और इंस्ट्रूमेंट तो उसके शिक्षण मुझे लगता है कि जरूरी है। और इस बात के ऊपर सारे इंस्टीट्यूट में ध्यान केंद्रित हो कि जो प्रशिक्षण है, अभिनेता की जो तैयारी है, वो दो स्तरों पर हो। एक ये है कलाकार के रूप में और एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इन दोनों के रूपों में उसकी तैयारी, इतनी बेहतर तैयारी हम करवा सकें दोनों रूपों में। और दोनों ही रूप अपने आप में बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा परिश्रम मांगते हैं। किसके लिए? यानी कि हमारा दर्शक कौन है? तो ये दर्शक भी मुझे लगता है कि हम सारे रंगकर्मियों को अपने दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम दर्शक को अपने नहीं जानते हैं, अगर दर्शक का, यानी दर्शक का स्वभाव, दर्शक की ग्रास्पिंग पावर, दर्शक की रुचियां, और उस दर्शक तक कैसे पहुंचा जाए, ये भी, मतलब हम तो यहां नाटक कर रहे हैं, जिसको देखने आना हो आए नहीं, बल्कि हमारा दर्शक कहां पर ऐसे लोग होंगे जो इस तरह के नाटक को देख सकते हैं, वहां तक हम कैसे पहुंच पाए, ये भी कर्मियों को, मुझे या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए चुनौती हमेशा रहती है कि कैसे हम अपने दर्शकों तक अधिक से अधिक पहुंच सके। ये कुछ
मोटी मोटी बातें थी जो अपने दर्शकों के बारे में मैंने कही हैं। बहुत सारी बातें छूट भी गई होंगी, एक सीमित समय होता है बातचीत करने का। तो अब मैं समझता हूं कि अगर कुछ सवाल अगर लोगों के मन में हो, जिसमें जो जो विजन ने इस पर किया उसको लेकर, मेरे काम को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हो। अभी एक प्रश्न जो सामने नीचे दिख रहा है कि हाउ यू सी थिएटर एंड वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज, एक तो मतलब ह्यूमन वैल्यूज जिनको हम कहते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है कि ह्यूमन वैल्यूज जो है वो शाश्वत हों, क्योंकि ह्यूमन भी तो लगातार ग्रो किया है, लगातार इंसान भी ग्रो किया है, भी विकास हुआ है। तो अलग अलग समय के अलग अलग मूल्य रहे हैं। हम जब वैल्यूज की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, तो वो आज जो मानवीय मूल्य हैं, जो आज के इंसान को बेहतर इंसान बनाने में, समाज को बेहतर समाज बनाने में योगदान कर सकते हैं। कुछ तो शाश्वत मूल्य होते ही हुए हैं कि भाई ये तो कभी भी क्रोध करना ये अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, हिंसा को लेकर भी यही है कि अकारण हिंसा भी जो है ठीक नहीं है, ईर्ष्या ठीक नहीं है, देश ठीक नहीं है, इसी मूल्यों में है ही है। लेकिन कुछ मूल्य अब अगर आप बात करें कि धर्म की बात करें, धर्म को लेके कंसेप्ट अलग अलग समय में अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग लोगों के अलग अलग वो हो सकते हैं। वो धर्म की अपनी अपनी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, और उसमें कुछ लोगों के लिए अगर ये कुछ लोग मूल्य को इन छोटी चीज़ों से जोड़ते हैं कि मंदिर बनना चाहिए कि मस्जिद बननी चाहिए, ये सब मूल्य नहीं है, ये अलग अलग लोगों की, मुझे नहीं लगता ये इसका मंदिर बनने का या मस्जिद बनने का, ये पूजा स्थलों का या आपके पवित्र इसका कोई मानवीय मूल्यों से कोई संबंध नहीं। ये आपकी अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की आदतें, उनकी वो आदत है, मेरी ये आदत है, तो आप अपनी आदत रखिए, मुझे अपनी आदत के हिसाब से चल दीजिए। तो मूल्यों को लेके उस तरह की चीजों को लेके बहुत दृढ़ता कट्टरता की जरूरत मुझे नहीं लगता है। और रंगमंच में तो जो आप चरित्र वहां प्रस्तुत करते हैं, जो आप कथा प्रस्तुत करते हैं, वो कथा जो है वो अपने आप में, कोई भी नाटक है वो, मतलब पूरा नाटक तो अपने आप में पूरा एक कंटेंट उसका होता है, लेकिन हर क्षण वो किसी ना किसी मानवीय मूल्य की जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा होता है, जो मानवीय मूल्यों को सवाल कर रहे होते हैं। ये नवीन शाह, ये एक सवाल नटरंग जम्मू का एक सवाल है, योर ओपिनियन अबाउट इंडियन फोक स्टाइल एंड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिएटर। देखिए, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ थिएटर जो है वो एक तरीके से जो वहां पर गया है, वहां के आज के थिएटर की अगर हम बात करें, हालांकि वहां भी हर तरह का थिएटर आज भी मौजूद है, लेकिन मोटे तौर पे जिस थिएटर को वहां से हम यहाँ जानते हैं, वो थिएटर वो है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत हावी होती है, और जिसमें कहना चाहिए कि एक्टर का महत्व थोड़ा कम होता जा रहा है। हमारा जो फोक थिएटर है, हमारे फोक थिएटर में एक तो यह है कि दर्शक के साथ संबंध, हमारे थिएटर में की जो विशेषता है कि दर्शक की कल्पनाशीलता पर भरोसा करना। चाहे हमारा फोक थिएटर हो, चाहे हमारा जो फोक थिएटर के ऊपर भी हमारे क्लासिकल संस्कृत थिएटर का असर रहा है, तो उसमें जो है जो परिक्रमा शब्द है, जो परिक्रमा से हमारे यहाँ जो है वहाँ पर अभी भी कहीं कुछ हद तक, हालांकि बहुत सारे रंगमंच में टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो ग्रीक 3 यूनिटीज थी, देश, एक्शन और समय की, इसकी जो 3 यूनिटीज थी, तो ये 3 यूनिटीज हमारे यहाँ तो शुरू से नहीं रही हैं, हमारे लोक रंगमंच में भी नहीं रही हैं यूनिटीज। हमारे यहाँ एक सीन जो है वो पाताल का हो सकता है, एक स्वर्गलोक का हो सकता है, और एक कहीं का भी सीन हो सकता है। तो समय की ना कोई समय की यूनिटी होती है, एक सीन अभी का हो सकता है, एक सीन 50 साल बाद तो पिछले जन्म का हो सकता है।
तो समय की यूनिटी और इन यूनिटीज़ को हमने कभी भी नहीं माना, और अभी भी हम अपनी इन यूनिटीज़ को हम, हमारे जो फोक थिएटर है, हमारा क्लासिकल थिएटर है, वो इन यूनिटीज़ को नहीं मानता है। तो जितना जिसको कहना चाहिए कि शुरू से जो स्वतंत्रता एक तरीके से हमको बहुत सारी चीज, हमें बहुत बांधा नहीं गया है। हमारे यहाँ जो रंगमंच का कलाकार हैं उनको बहुत खुला छोड़ा गया है, और उनकी अलग अलग तरह की स्टाइल्स को हमने अप्रिशिएट किया है। कितने आप, कितने देखिए, कितने जगहों के आप फोक देखिए, सारे फोक, चाहे बंगाल का फोक हो, आप जात्रा ले लीजिए, तमाशा ले लीजिए, भवई ले लीजिए, ये अपने हमारे यहाँ की नौटंकी ले लीजिए, यक्षगान ले लीजिए, तो जितने भी जो ये फॉर्म्स हैं, ये सब बिल्कुल एक दूसरे से फर्क है। लेकिन उसमें उसकी जो एक जो जो सब जो है वो दर्शक की कल्पनाशीलता पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। दर्शक के साथ हमारा जो रिश्ता है, देखिए हम आज की तारीख में जिस तरह के बारे में बात करने लगे हैं, जो हम लोग बात करने लगे हैं, एक्चुअली दिक्कत थिएटर के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि हम इसकी तुलना फिल्म से करने लगे, कि फिल्म वालों को कितना पैसा मिलता है, रंगमंच के वालों को कितना पैसा मिलता है, फिल्म के कितने दर्शक हैं, रंगमंच के कितने दर्शक हैं, वहां कितनी प्रसिद्धि मिलती है, यहाँ कितनी प्रसिद्धि मिलती है, यहाँ कितना ग्लैमर है, वहां कितना ग्लैमर है। तो ये तुलना ही मुझे लगता है कि बहुत ही बेमानी तुलना है। वो एक इंडस्ट्री है, वहां पर एक जिसको कहना चाहिए कि मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो जहां मास प्रोडक्शन होगा, और थिएटर जो है उसको आप हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यहां आदमी, जिंदा आदमी जो है आपके सामने अभिनय कर रहा है। तो आप जहां मास प्रोडक्शन हो रहा हो, और उस हैंडीक्राफ्ट को मास प्रोडक्शन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर आपको वो ही सब चाहिए तो फिल्म में जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, फिल्म कोई खराब विधा थोड़ी है। लेकिन थिएटर के जो दूसरे अट्रैक्शंस हैं, वो दूसरे अट्रैक्शंस तो वो हमारे वो शुरू से हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे थिएटर वो अट्रैक्शंस रहे हैं। नवीन शाह, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वर्ल्ड थिएटर, ये लगभग मैंने बात इसके बारे में कर ली है। अभी और समय होगा तो और बात करेंगे। ये इन्होंने कहा एक्टर एक कलाकार और इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट वाली बात से आपका क्या तात्पर्य है? ये बहुत स्पष्ट है। देखिए कि वो खुद भी इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है का मतलब, अगर एक बांसुरी वाला है तो उसका इंस्ट्रूमेंट बांसुरी है, यानी बांसुरी कोई अलग की चीज है। उसको जो धुन निकालनी है वो बांसुरी के ऊपर निकालनी है। हारमोनियम वाला का हारमोनियम है, सितार वाले का सितार, बजाने वाला है वो दूसरा है, और सितार इंस्ट्रूमेंट है। किस सारे सुर निकल सकें, ये सब इंस्ट्रूमेंट को ठीक होना हुआ। तो और यहाँ खुद ही कलाकार भी है। उसको उस पहले इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लें, फिर उसके ऊपर जो धुन बजानी होगी बजाएंगे। एक्टर की बॉडी है, उसकी आवाज है, उसका चेहरा है, उसका इमेजिनेशन भी उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसका कंसंट्रेशन भी उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब चीजें जो है उसको चाहिए। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट के अलग भी तैयारी, और एक कलाकार के रूप में उसकी तैयारी, कि जो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके, वो कलाकार जो यहां बैठा है वो इस इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से चीजों को लेकर आएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। अयश आरिफ, multimedia cannot take theater out. This theater outside the boundaries of proscenium theater. मल्टीमीडिया थिएटर को मल्टीमीडिया को हम बाहर लेके जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर वो थिएटर नहीं होगा। मल्टीमीडिया बाहर लेके जाइए, बहुत अच्छी बात है। और फिल्म जा ही रही हैं लोग, अब तो गांव-गांव तक फिल्म पहुंच रही हैं, टीवी में फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीन नेटफ्लिक्स से लेके पता नहीं कितनी चीज़ें आ चुकी हैं, और लोग दूर दूर तक उनको देख पा रहे हैं, वो सब पहुंच रहा है। लेकिन थिएटर तो देखिए, थिएटर अभी आजकल ये इस कोरोना पीरियड में जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा इस बात की चर्चा हो रही है कि जिसको मैं कहता हूँ थिएटर ऑन स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल पे आप देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, क्या कहीं पे देख रहे हो, थिएटर को आप लोगों तक में इसके ऑनलाइन थिएटर कह रहा है, कोई कह रहा है कोरोना थिएटर कह रहा है, कुछ कह रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो अपने आप में अगर विकसित हो जाए, जो कि अभी विकसित नहीं हुआ है, अभी वो बहुत खराब स्टेज में है, अभी उस तरह उसके ऊपर जो भी नाटक करने के प्रयोग किए जा रहे हैं वो बहुत ही खराब है।
जिनको 5 मिनट देखने का मन नहीं करता। अगर मुझे स्क्रीन पर ही देखना है तो मुझे जो बहुत सारी बेहतर चीज़ें उपलब्ध हैं वो क्यों ना देखूं, मैं क्यों एक जो अविकसित विधा है थिएटर ऑन स्क्रीन उसको मैं क्यों देखूं। लेकिन बहरहाल अगर वो विकसित हो जाती तो अपने आप में एक अलग विधा होगी, लेकिन वो भी थिएटर नहीं कहा जा सकता उसको। मेरे विचार से थिएटर तो वही है जहां जीवंत जिंदा एक्टर हो और उसके सामने जिंदा ऑडियंस हो, ये दोनों आमने सामने हो, ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हों और उस इंटरेक्शन से दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों। वन साइड कम्युनिकेशन नहीं। अगर ऑडियंस जो है दम साध के बैठती है तो भी एक्टर तक वहां से कुछ कम्युनिकेट होता है, कोई जरूरी नहीं कि ऑडियंस कुछ बोले ही। तो ये जो जब तक ये 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, दो जिंदा लोग आमने सामने नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो उसको हम रंगमंच कह सकते हैं। तो बाकी चीजें लोगों तक पहुंचे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अलग अलग तरह की चीजें भी लोगों को पहुंचे। ये पार्थो सेन पूछ रहे हैं, मराठी, हिंदी, बांग्ला, दक्षिण भारतीय रंगमंच के अतिरिक्त भारतीय रंगमंच क्या होना चाहिए सर, जो संपूर्ण भारत का हो? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम हर चीज का जवाब एक चाहते हैं। पूरे भारत का एक रंगमंच, एक क्यों? जो बांग्ला रंगमंच है वो भी भारत का रंगमंच है, जो मराठी रंगमंच है वो भी भारत का रंगमंच है, यक्षगान भी भारत का रंगमंच है, एक गांव में होने वाली नौटंकी भी भारत का रंगमंच है, सब भारत। और हम क्यों हम ये क्यों चाहते हैं कोई एक विधा बन के हो जाए? ये कम से कम हिंदुस्तान के चरित्र में नहीं है, और हिंदुस्तान किसी भी एक की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करता। यहां जिसको बार बार हम कहते हैं कि हमारे यहां तो मतलब अनेक, ये जो अनेकता है वही तो हमारी ब्यूटी है, और वो उस ब्यूटी को खत्म करके कोई चीज एक बना दिया है। चाहे वो धर्म हो एक बना दिया जाए, पोशाक हो उसको एक बना दिया जाए। भारतीय पोशाक क्या है? अरे भारतीय पोशाक जिस क्षेत्र में अगर वहां लोग अगर लुंगी पहनते हैं तो लुंगी भारतीय पोशाक है, कहीं कुर्ता पहनते हैं तो कुर्ता भारतीय पोशाक है, तहमत पहनते हैं वो भी भारतीय पोशाक है। तो इसी तरह से थिएटर भी हजारों तरह का जो थिएटर है जो हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात हमेशा कही जाती है, इफ यू आर नॉट रीजनल यू कैन नॉट बी नेशनल और इंटरनेशनल। पहले आपको रीजनल तो होना ही पड़ेगा। आप अपने मोहल्ले में, अपने देश में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, वहां के लोगों से कम्युनिकेट कर नहीं पाते, तो फिर आप ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल का कोई मतलब रह नहीं जाता थिएटर में, कम से कम। नितिन कुलशेष पूछ रहे हैं कि कैन थिएटर बिकम सस्टेनेबल इकोनॉमिकली? मेरा एक तो ये मानना है कि जो फिर मैं दर्शक और रंगकर्मी की, परफॉर्मर के बीच की रिलेशनशिप के ऊपर मैं फिर आना चाहता हूं कि हमारे परफॉर्मर और उसके बीच की रिलेशनशिप, अगर हम ये मानते हैं कि ये दोतरफा रिलेशन है, ही इज ऑडियंस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर थिएटर, उसके बिना रंगमंच संभव ही नहीं है, और वो एक्टिव ऑडियंस है, और उसके साथ हम रिश्ता, अगर हम एक बेचने वाले का और खरीदने वाले का, उसको हम अपना कस्टमर माने, कंज्यूमर माने, तो ये रिश्ता कम से कम मुझे पसंद नहीं आता। और मैं हमेशा टिकटेड थिएटर के खिलाफ रहा हूं। हालांकि जो लोग उसके पक्ष में उनसे कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरी ऑडियंस का रिश्ता जो है वो ऐसा बने कि जैसे कि वो मेरी भागीदार है और वो भी कुछ क्रिएटिव कर रही है। और जैसे कि मंदिर में अगर हम जाते हैं तो हम स्वेच्छा से जो वहाँ चढ़ाते हैं, अगर वहाँ मंदिर में टिकट लगने लगे तो जैसे जो रिलीजन में जो डिवोटीज का रिश्ता होता है, उसी तरह का रिश्ता अगर हमारे दर्शक के साथ बने कि दर्शक हमको सपोर्ट करे, लेकिन हम टिकट लगा के उसको कुछ बेचे नहीं। क्योंकि जैसे ही हम बेचना शुरू करेंगे तो फिर हमें कस्टमर डिलाइट और कस्टमर केयर और कस्टमर इस तरफ के बढ़ना होगा, और हमारा थिएटर कहाँ जाएगा हम खुद कल्पना नहीं कर सकते कि अगर हम उस तरफ बढ़ते रहे तो कहां पर पहुंचेंगे। थिएटर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, मेरा विचार है कि बिल्कुल नहीं है। अगर अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि जो थिएटर की पर ऑडियंस कॉस्ट ऑफ थिएटर, कि एक दर्शक, एक प्रति दर्शक जो थिएटर की कॉस्ट है वो कहीं बहुत ज्यादा है प्रति दर्शक फिल्म की कॉस्ट के मुकाबले।
प्रति दर्शक फिल्म की कॉस्ट बहुत कम है, और थिएटर की प्रति दर्शक, क्योंकि हर बार एक बार में ये थिएटर दिखाया जा सकता है ज़्यादा से 300-400 लोगों को, और फिर दोबारा लोगों को दिखाना है तो फिर उतने ही मैन आवर्स, उतने ही एक्टर्स, उतने ही लोगों को फिर से हॉल बुकिंग, उतने ही सब चीज़ों को फिर से जो है खर्चा करना पड़ेगा अगर दोबारा 400 लोगों को दिखाया है। तो इस तरीके से ये मुझे नहीं लगता इकोनॉमिक सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता है। इसको समाज के समर्थन की, सरकार के समर्थन की, और प्राचीन काल में भी राजा महाराजाओं के समंदर से नौटंकी भी जमींदारों और या ग्राम प्रधान या मुखिया ने बुला ली नौटंकी, और बाकी लोगों ने देखा। हमारे यहाँ थिएटर इसी तरह से, या टेम्पल में होता रहा, इसी तरीके से होता रहा है। अब ये बलवंत ठाकुर जी ने इशारा किया है, यू मे सम अप, बिल्कुल ठीक बात है। अब बातचीत खत्म ही होनी चाहिए। और ठीक है, अब कोई, मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग हो चुके हैं। फिर भी अब मैं कोई सर्वज्ञानी भी नहीं हूं कि मैं सारे सवालों का जवाब दे सकूं। मैंने केवल अपने विजन के बारे में, थिएटर के बारे में बात करी है कि मेरा विजन क्या है। तो अब जो मेरा विजन ऑफ थिएटर है, पर्पस, उसमें पर्पस ऑफ थिएटर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें अभिव्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि के अंदर जुनून नहीं है, छटपटाहट नहीं है कुछ कहने की, तो अन्य कारणों से किया, आज की तारीख में अन्य कारणों से करने होने वाला रंगमंच ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि रोजी रोटी यहाँ है नहीं, संभव नहीं है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, तो वो यहाँ हो नहीं पाएगा। और हो भी गया, वायबल भी हो गया, तो भी उतना पैसा तो नहीं होगा, उतनी प्रसिद्धि तो नहीं होगी जितनी फिल्म में होती है। तो इसलिए लोग थिएटर में टिकेंगे, ये सबसे बड़ा कारण उनका यही हो सकता है कि उनके अंदर एक जुनून हो, एक अभिव्यक्ति की छटपटाहट हो, कुछ कहना, समाज में कुछ चीज़ें उन्हें परेशान करती हों जिन्हें वो कहना चाहते हों। ये मुझे लगता है यही एक चीज़। और मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा फिर वही मुक्तिबोध की उसी कविता अंधेरे में, जो एक लंबी कविता है, जो मैंने, मेरे निर्देशन की पहली कविता है, उसी की कुछ और लाइंस के साथ, जो कि और स्पष्ट करेंगी रंगमंच के मेरे मकसद को। मुझे लगता है कि जो यह रंगमंच के प्रति मेरे नज़रिए को और साफ करेंगी। वो कविता जो है वो, उसमें एक पागल है उस कविता में, जो पागल जो है घूमता हुआ जा रहा है और उसको गा रहा है। वो कविता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरंभरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्याभिचारी के बन गए बिस्तर, लिया बहुत ज्यादा दिया बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बताओ तो किस किस के लिए दौड़ गए तुम। और भी बहुत सारी चीजें, आप चलिए उस कविता को, पूरे अंश को नहीं कहते, लेकिन पूरा वही अभिव्यक्ति की छटपटाहट, एक इस बात की बेचैनी कि हम क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस पूरे सिस्टम के, इस पूरे के जो भी कुछ यहाँ गलत सही जो कुछ पूरा है, सबके हम पैरोकार बनते चले जा रहे हैं और सबकी हाँ में लाते चले जाएं, और हाँ ये भी सही वो भी सही। हमारी अपना एक जो सोच है, जो हमारी समझ है समाज के प्रति, वो हमारे नाटकों में रिफ्लेक्ट हो। मेरा एक नज़रिए का एक सबसे बड़ा बिंदु ये भी है। तो और भी कई लोगों के कमेंट्स हैं। मेरा थिएटर ग्रुप का नाम नीपा रंग मंडली है, मैंने बताया था, और शरद शर्मा है, नमस्कार। बहुत सारे मित्रों ने ये थोड़ा, अभी मैं इस माध्यम में नया हूँ, तो इसलिए जो कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स को पढ़ना और सबको उत्तर देना, मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और एक बार फिर शुक्रिया नटरंग जम्मू को, शुक्रिया
बलवंत ठाकुर को और शुक्रिया मुझे सभी सुनने वालों को। नमस्कार।